नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं मिस्टर पैराडॉक्स और आज हम लोग अंतरा भाग 2 के छठे पार्ट शेर की समरी को समझेंगे शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के लेखक हैं असगर वजाहत, जिनका जन्म 1946 यानी 1946 में हुआ था। ये कहानी 4 लघु कथाएं यानी शॉर्ट स्टोरीज में डिवाइडेड है। इसकी पहली लघु कथा शॉर्ट स्टोरी का नाम है शेर। वो बताती है कि वो शहर से और इंसानों से डरकर भागकर आई है। उसके सींग निकल रहे थे, वो बड़ी हो रही थी और कभी भी कसाई उसे देख सकता था और मार सकता था। वो जंगल में भागकर आई थी और यहाँ पर उसका पहला दिन था। तभी उसने एक शेर को देखा और डर के मारे वो झड़ियों के पीछे छिप गई। वो शेर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो शेर का मुंह खुला था और वो बुद्ध की तरह बैठा हुआ था, यानी लॉर्ड बुद्ध की पोजीशन में बैठा हुआ था। बकरी देखती है कि सारे जानवर एक एक करके शेर के मुंह में जा रहे हैं। जब एक गधा शेर के मुंह में जा रहा था तो बकरी उसे रोककर पूछती है, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रहे हो? तो गधा उसे कहता है कि शेर के मुंह में हरी घास का मैदान है। दोस्तों, स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में, इन शॉर्ट स्टोरीज में सिंबलिज्म, प्रतीकात्मकता का यूज़ हुआ है। यानी जो भी इस कहानी में आप सुनते हैं वो असल में नहीं हो रहा, वो लिटरली नहीं हो रहा, बल्कि वो कोई और मीनिंग बताता है, वो किसी और मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहती हवा सा था वो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो हवा की तरह बहता था। इसका ये मतलब है कि वो फ्लॉलेस था, फ्लुएंट था और हमेशा आगे बढ़ता रहता था। तो इस कहानी में शेर रिप्रेजेंट करता है सिस्टम को, सरकार को, और बाकी सारे जानवर रिप्रेजेंट करते हैं आम जनता को। तो गधे का ये मानना कि शेर के मुंह में हरी घास का मैदान है, ये बताता है कि सिस्टम, सरकार खुद को अच्छा बताकर लोगों को आकर्षित कर लेती है, उन्हें अट्रैक्ट कर लेती है। एक लोमड़ी भी शेर के मुंह में जा रही होती है तो बकरी उससे भी वही सवाल पूछती है। लोमड़ी जवाब में कहती है कि शेर के मुंह में रोज़गार का दफ्तर है, और फिर अपने इसी आकर्षण से, इसी झूठे अट्रैक्शन से उनको फंसा लेती है। यानी एम्प्लॉयमेंट का ऑफिस है जहाँ पर उसे नौकरी मिलेगी। इसका असली मतलब ये है कि इस सिस्टम में लोग नौकरियों के लिए चक्कर काटते रहते हैं। उनका समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही उन्हें नौकरी भी नहीं मिलती। इसका असली मतलब ये है कि सरकार, सिस्टम खुद को सही बताकर, खुद को अच्छा बताकर लोगों को आकर्षित करती है, उन्हें अपने झूठ से अट्रैक्ट करती है। फिर एक उल्लू वहाँ पर आता है। बकरी उससे वही सवाल पूछती है। इसके जवाब में उल्लू कहता है कि शेर के मुंह में स्वर्ग है। फिर आता है जंगली कुत्तों का एक झुंड। पर इससे पहले बकरी उनसे कुछ पूछ पाती, वो लोग पहले ही शेर के मुंह में जा चुके थे। कुछ दिनों बाद बकरी ने कहीं से ये सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद को मानता है, यानी नॉन वायलेंस और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जियो और जीने दो को मानता है। बकरी ने शेर के स्टाफ से पूछा, कई बात सच है कि शेर के मुंह में रोज़गार का दफ्तर है? उन्होंने कहा हाँ। तो बकरी ने पूछा, इसका सबूत क्या है? तो शेर का स्टाफ कहता है कि सबूत से ज़्यादा ज़रूरी होता है विश्वास। का ये मतलब है कि सरकार, सिस्टम अपने अच्छे होने के सबूत नहीं देना चाहती, बल्कि वो ये चाहती है कि आप उसके झूठ पर विश्वास कर लो। बकरी कहती है कि वो इस बात को नहीं मानती और शेर के मुंह में और रोज़गार के दफ्तर में वो फ़र्क जानती है। तभी शांति चाहने वाला शेर तुरंत उठता है और उस पर झपट पड़ता है। इसका असली मतलब ये है कि जब तक आप सरकार की, सिस्टम की सारी बातें मानते रहोगे, उस पर विश्वास करते रहोगे, तब तक तो वो एकदम शांत रहेगा। पर जैसे ही आप अपनी आवाज़ उठाओगे, सरकार के, सिस्टम के खिलाफ कुछ बोलोगे, तब सिस्टम अपनी शांति को छोड़ देगा और आप पर हमला कर देगा, आपको चुप कराने के लिए, आपकी आवाज़ को दबाने के लिए। दूसरी लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी का नाम है पहचान। तो ये कहानी है एक लालची राजा की। यहाँ वो लालची राजा रिप्रेजेंट करता है सरकार को, सत्ता को, यानी वो जिसके पास पावर है, उस सिस्टम को। उसे लोगों के हालात से ज़्यादा अपने खजाने, अपने पैसों को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान था। और ये तभी होता जब इसी लालच की वजह से वो कई आदेश जारी करता है, कई ऑर्डर्स निकालता है। राजा ने पहला ऑर्डर ये दिया कि सब लोग अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद करके रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। इसका असली मतलब ये है
कि सरकार, सिस्टम जो गलत काम कर रही है, जो मनमानी कर रही है, वो ये नहीं चाहती कि जनता भी उसे देख ले। राजा का दूसरा ऑर्डर ये आया कि लोग अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि सुनना काम करने के लिए ज़रूरी नहीं था। उसके राज्य के लोग, उसकी प्रजा ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँ। राजा का तीसरा ऑर्डर ये था कि लोग अपने होंठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना काम करने के लिए ज़रूरी नहीं था। इसका असली मतलब ये है कि सरकार, सिस्टम लोगों को अपने हालात बताने से, अपनी मुसीबतें बताने से रोकता है। इस वजह से वो लोग खाना भी नहीं खा पा रहे थे। इसका ये मतलब है कि सरकार को, सिस्टम को ऐसी जनता पसंद आती है जो गूंगी बहरी हो, यानी जो बिना बोले सुने उनके काम करती रहे। यानी उनका कितना विकास हो गया होगा, वो लोग कितने अमीर हो गए होंगे, पर आंखें खोल के देखने पर उन्हें सिर्फ राजा दिखता है। वो लोग एक दूसरे को भी नहीं देख पाते। यानी अब तक सिर्फ राजा का ही विकास हुआ था, सिर्फ राजा ही अमीर हुआ था, और अब तक जिन लोगों से काम करवा के वो अमीर हुआ था, उनकी हालत और ख़राब हो गई थी। इसके बाद 3 लोग, खिराती, रामू और चीहू, ये सोचते हैं कि क्यों ना हम अपनी आंखें खोल के देखें। अब तक तो हमारा घर, हमारा राज्य स्वर्ग हो गया होगा। यही उसकी सफलता का राज है। अगली लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी का नाम है 4 हाथ। आखिर में वो लोग एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। इसका ये मतलब है कि राजा लोगों को एकजुट आकर काम करने से रोकता है और उन्हें धोखे में रखता है। उसके मन में अजीब ख्याल आते थे, जैसे पूरी दुनिया उसकी फैक्ट्री बन जाएगी और वो उस फैक्ट्री का मालिक होगा। वो अपनी फैक्ट्री में आदमी भी बनाएगा, वगैरह वगैरह। उसे ज़्यादा पैसे चाहिए थे, जो सिर्फ तभी हो सकता था जब उसके मजदूर ज़्यादा काम करें। इस कहानी में एक मिल का मालिक होता है, एक फैक्ट्री का मालिक होता है जो बहुत लालची होता है। इस काम को पूरा करने के लिए उसने वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट को अच्छी तनख्वाह पर रख लिया, अच्छी सैलरी पर रख लिया। एक दिन उसके दिमाग में एक उपाय आता है, एक आइडिया आता है कि अगर मज़दूरों के 4 हाथ होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, जिससे ज़्यादा पैसे आएंगे। उसने उनको नौकरी से निकाल दिया और खुद इस काम को पूरा करने में लग गया। कई सालों के शोध और अनुसंधानों के बाद, यानी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद, आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ये नहीं हो सकता। उसने कटे हुए हाथ मंगाए और वही चाहता था कि ये मज़दूरों में फिट हो जाएं, पर ऐसा नहीं हो सका। वो चाहता था कि लकड़ी के हाथ फिट हो जाएं, पर उनसे काम नहीं हो पाया। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, पर इससे मज़दूर मर गए। फिर उसके दिमाग में एक और उपाय आया, एक और आइडिया आया कि अगर वो मज़दूरों की मज़दूरी, उनकी सैलरी को आधी कर दे तो एक मज़दूर की तनख्वाह पर 2 मज़दूर रख पाएगा। इससे उसे एक मज़दूर की मज़दूरी पर, एक मज़दूर की सैलरी पर 2 मज़दूर मिल जाएंगे, जिससे उसका 4 हाथ वाला उपाय भी पूरा हो जाएगा। इसका असली मीनिंग ये है कि पूंजीपति, यानी अमीर लोग, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अमीर लोग मज़दूरों के हालात की परवाह नहीं करते, और मज़दूर भी उनके खिलाफ़ कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि वो तो खुद विवश हैं, मजबूर हैं। इसी मजबूरी की वजह से ही उन्हें आधी तनख्वाह पर, आधी सैलरी पर काम करना पड़ रहा है। इस कहानी में हमें एक आदमी के बारे में बताया जाता है, जिसे खेती की पूरी जानकारी है, पूरी नॉलेज है, पर लोगों ने उसे डरा दिया है। तो अकेले कैसे करेगा, नहीं हो पाएगा। चौथी और आखिरी लघु कथा का नाम है साझा, यानी शेयर। जिस वजह से वो अकेले खेती करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक दिन एक हाथी उससे कहता है कि चलो हम साझे की खेती करें, यानी शेयर क्रॉपिंग करें। वो आदमी उस हाथी के साथ साझे की खेती नहीं करना चाहता था, क्योंकि साझे की खेती में उसका गुजारा नहीं होता था और अकेले उससे खेती होनी नहीं थी। साझे की खेती यानी शेयर क्रॉपिंग में जितनी भी फसलें उगती हैं, साझे की खेती शेयर क्रॉपिंग करने वालों में उनका बंटवारा हो जाता है। इसलिए उसने सोचा था कि वो खेती करेगा ही नहीं, पर हाथी ने उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर, गलत गलत समझाकर अपनी बात मनवा ली। उस आदमी ने और हाथी ने साथ में मिलकर गन्ने की फसलें बोईं और आखिरकार कुछ समय बाद फसलें उग गईं। हाथी ने सभी जानवरों को ये बात बता दी कि वो उस आदमी के साथ साझे की खेती कर रहा है, ताकि कोई उसकी खेत को नुकसान ना पहुंचाए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो आदमी ये चाहता था कि फसलों को
आधा आधा बांट लिया जाए। उसने कहा, चलो मिलकर गन्ना खाते हैं, और अपनी सूंड से उसने गन्ना तोड़ लिया। एक सिरे से, एक साइड से वो आदमी गन्ना खा रहा था, तो दूसरे सिरे से वो हाथी। हाथी बात सुनकर नाराज़ हुआ। उसने कहा, ये अपने पराये की छोटी बात मत करो, हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, इसलिए हम दोनों इन फसलों के मालिक हैं। पर जब हाथी ने अपनी सूंड की ताकत से गन्ना खींचा और आदमी हाथी के मुंह की तरफ जाने लगा, तो उसने वो गन्ना छोड़ दिया, और बाकी बची हुई फसलें भी उन दोनों में ऐसे ही बांटी गई। हाथी ने पूरा गन्ना अकेले खा लिया और बोला, देखो, हमने गन्ना खा लिया। इसका असली मतलब ये है कि पूंजीपति यानी अमीर लोग किसानों को साझे की खेती करने को कहते हैं और अपने धोखे में फंसा लेते हैं। पर जब फसलें बांटी जाती हैं तो किसानों को कुछ नहीं मिलता, और पूंजीपतियों अमीरों के पास ही सारी फसलें चली जाती हैं। इसमें गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग यानी गांव का ऐसा वर्ग, ऐसा ग्रुप जिसका काफ़ी प्रभाव है, जिसका काफ़ी डोमिनेंस है, वो भी शामिल है। तो दोस्तों, इन कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर लोग हमें परेशान करते हैं, हमें दबाते हैं। पर चाहे आपके कैसे भी हालात हों, कोई भी मजबूरी हो, आपको किसी के टॉर्चर को नहीं सहना चाहिए या उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए।